हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ, खुशी हो और सुरक्षित होंगे। आप लोग अपने अपने घरों में कोरोना से सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत तेजी से आक्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि जिसकी वजह से आप सभी लोगों का स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्था जो बड़ी बड़ी है वो बंद कर दिया गया है। भीड़ भाड़ जगहों पे जाने पे भी पाबंदियां लगा दी गई है। तो आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य को, अपने जो आप लोग का एम होगा उस पे आप लोग अडिग होंगे। तो आइए हम आप सबको एक जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी श्वासन एंड गैसों का विनिमय के बारे में मैं आपको डिस्कशन किया था उस दिन कि आपका क्या ब्रीदिंग होता है, क्या रेस्पिरेशन होता है, किस एनिमल्स में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और मैंने अभी बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। उसमें जो पार्ट थे टाइडल वैल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वैल्यूम, एक्सपायरेशन रिजर्व वैल्यूम, फिर से रिजर्व वैल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम, वाइटल वैल्यूम, ये सब तमाम जो उसके पार्ट थे मैंने सबका डिस्कशन किया। आज आप लोग का उसी पार्ट का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर क्या है आप लोग का पता ही होगा। आई होप कि आप लोग रिवीजन कर चुके होंगे कि आगे उतना समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया था पार्ट आपको। फिर मैंने कुछ आपको आज हम आप लोग को शुरू करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होते हैं, किसे हम एक्सचेंज ऑफ गैस बोलेंगे, किसे हम नहीं बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब होता है गैसों का विनिमय। क्या होता है गैसों का विनिमय? आइए हम गैसों का विनिमय के बारे में आपको डिस्कशन करते हैं। आपका जो टॉपिक है वह है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। आप सबको न्यू स्मार्ट क्लासेज केपीएस सिंघम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। आप लोग को पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आई होप कि आप लोग से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग उन्हीं के स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे और आप जगते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक आपकी मंजिल को हासिल ना हो जाए। जैसे आपको पता होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गोरी, उन्होंने 18 बार, 17 बार आक्रमण किया, हार गए, 18वें बार में जीते थे। जैसे जो चींटी थी ना, वो चींटी जैसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ती गई पेड़ों पे और जाके अपनी मंजिल पे 18 वर्ष लगे थे उसको चढ़ने में। वैसे ही मोहम्मद गोरी भी जो थे, पृथ्वीराज चौहान, वो 17 बार हार चुके थे, 18वें बार जाके अपने विजय हासिल किया था। तो स्वामी विवेकानंद भी वही है जो आपका 12 जनवरी था, इनका उसी दिन जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो जो आपके
विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने यही बोला था, उठो जागो और जब तक तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो मैं आप लोग से यही विश्वास करता हूं कि आप लोग तब तक नहीं रुकेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वह आपको हम न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम चैनल पे क्रिएट कर दूंगा। प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम होगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हम रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। आई होप आप लोग से मैं आशा करता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें। जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं बस उसे ही आप फॉलो करें। इसके अदर पब्लिकेशन, इसके अलावा अदर पब्लिकेशन की बुक, एनसीईआरटी के अदर पब्लिकेशन की बुक को ना फॉलो करें, उनसे बचे। कई लोगों के बहाने यानी कई लोगों के अट्रैक्शन में ना जाएं। कहने का मतलब ये है कि कई लोग कहेंगे बाबू एक किताब ले लो, एक बुक ले लो, इस पब्लिकेशन की बुक। कई बच्चे बोलते हैं कि भाई इस पब्लिकेशन की बुक अच्छी है और इस पब्लिकेशन की बुक खराब है। नहीं, आप ओनली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे, आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन आप कर ले जाएंगे, रीड कर ले जाएंगे, तो उससे बाहर आपका चाहे वह बोर्ड हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका अदर एग्जाम हो, सब आपको मिलेगा। कल आपका पता है कि यूपी टेट का पेपर था। यूपी टेट के पेपर में स्कूल कॉलेज को भी दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन अगर हमारा कॉलेज घर से 10 किलोमीटर की दूर है और हमें 9 बजे से पहले एंट्री करना है, 9 बजे एंट्री कर देना है अंदर, तो हम क्यों नहीं 7 बजे घर से निकल जाए। 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले निकले कि हम वहां पे आधे घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाए। क्योंकि कई लोग होते हैं एकदम एक्चुअल टाइम पे जाएंगे, 9:30 बजे जाना है तो 9:30 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम टाइम पे आ गए और हमें कॉलेज प्रशासन कुछ जाने नहीं दिया। तो ऐसी गलतियां अपने आप में होती है। पेपर देने जाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं होती है कि हम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचे। अगर कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो अगर टाइम रहेगा तो मैं किसी कंप्यूटर के पास निकलवा सकता हूं, कुछ संशोधन कर सकता हूं। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे, टाइम पे एकदम एक्चुअल पहुंचे, तो हम कराते वक्त लेट हो जाएगी, जिससे हम पेपर देने से वंचित हो सकते हैं और हम उसके बाद से धरना प्रदर्शन करेंगे, वो कुछ लायक कुछ काम नहीं होगा। इसलिए कि धरना प्रदर्शन आप करेंगे, स्कूल को कोई जिम्मेदार नहीं होगा, और उसके बाद आपको पता ही है कि आपको पूरी साल मेहनत किए वह बर्बाद हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाइए घर से तो वह एग्जाम से कम आधे घंटे 1 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए, ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो तो आपका संशोधन फिर से हो जाए। तो आइए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, बातों को ज्यादा नहीं बताएंगे और स्टार्ट करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों का विनिमय क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जैसे ऑक्सीजन और CO2 कैसे एक्सचेंज किए जाते हैं। हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। कहा भी गया है कि घरों के आसपास अगर हरे पेड़ पौधे यानी उसमें से मुख्यतः पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, अगर ये घर के आसपास है तो वह 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। कितने आवर्स? 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गैसों का एक्सचेंज क्या होता है, गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड होती है ना, प्रेशर कंट्रीब्यूट प्राथमिक स्थल होती है, यानी कुपिकाय गैसों के विनिमय की प्राथमिक स्थल होती है कि गैसों का विनिमय रक्त और उत्तकों के बीच भी होता है। यानी जो आपका गैसों का विनिमय होता है ना, ब्लड और टिश्यू, जो ब्लड और टिश्यू होते हैं ना, ब्लड और टिश्यू के बीच होता है। किसके के बीच आपका एक्सचेंज होता है, किसके किसके बीच आपका गैसों का विनिमय होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस, जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैस है, वह एक्सचेंज ऑफ गैस किसके किसके बीच होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस आपको पता होगा कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच भी होता है। इस दोनों के बीच में भी आपका क्या एक्सचेंज ऑफ गैस यानी गैसों का विनिमय होता है। किसके बीच होता है एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय? ब्लड और टिश्यू के बीच आपको गैसों का
होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन और जो आपका होता है ना एक्सचेंज इन द साइट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन मेनली होता है, उसमें से मान लीजिए कि एंड CO2 है, इन दोनों के बीच जो एक्सचेंज होता है ना वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन समझ रहे हैं? क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन? मतलब होता है सरल विसरण। क्या होता है? सरल विसरण। आपको पता है कि का मतलब होता है O2 और CO2 के एक्सचेंज में। अगर आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसमें आपका सिंपल डिफ्यूज प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे किस पे बेस्ड होता है? या दोनों जब आपका एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन O2 और CO2 का होगा, वो किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड पूछा जाता है बेस्ड ऑन प्रेशर, प्रेशर या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड होता है प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। प्रेशर का मतलब दाब होता है, प्रेशर का मतलब दाब होता है, और कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता होता है। प्रेशर का मतलब दाब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता होता है। इस पे आपका CO2 और O2 का जो एक्सचेंज हो रहा है वह इस पे बेस्ड होता है, यानी सिंपल डिफ्यूजन होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच होते हैं? ब्लड और टिश्यू के भी बीच में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा कि इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं। थिकनेस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस वेल एज वेल थिकनेस ऑफ मेंबर्स होते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस, मिक्सचर गैस ऑफ द पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है PO2 और PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो आपका प्रेशर कंट्रीब्यूटेड कैसे होता है? मान लीजिए अगर दाब को कंट्रीब्यूट करना हो, एक दूसरे में बांटना हो, जैसे कंट्रीब्यूट करने होते हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है कंट्रीब्यूटेड इंडिविजुअल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए पार्शियल प्रेशर O2 और पार्शियल प्रेशर CO2, ऐसे डिनोट करते हैं हम पार्शियल प्रेशर को। PO2 एंड PCO2 को हम ऐसे डिनोट करते हैं। आइए हम आपको, आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको यहीं पे एक अच्छी बात बताने वाला हूं कि जाइए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय क्या होता है, किसके किसके बीच होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच होता है। और जो O2 और CO2 है उसका जो एक्सचेंज होता है वह सिंपल डिफ्यूजन होता है। और जो सिंपल डिफ्यूजन जिस किस पे बेस्ड होते हैं, वह बेस्ड होते हैं प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। और जो आपका पार्शियल प्रेशर, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड होता है, वह CO2 और O2 में कैसे हम डिनोट करते हैं? तो पार्शियल प्रेशर को PO2 एंड PCO2 में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इतना नोट कर लिए होंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको चार्ट के थ्रू एक मैं बताने वाला हूं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल भी मैंने चार्ट एक बनाया था कि अल्बुलाई से लेके आपका वो एरियोलर नसल मेंबर्स, ये सब ने मैंने बताया था। तो आई होप कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। और मैं आज एक फिर से चार्ट आपको देने जा रहा हूं, एनसीईआरटी में है लेकिन लिख दूंगा, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन बोल दूंगा। तो आप बुक को भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और इससे भी हो जाएगा। देखिए मैं चार्ट आपको बनाने वाला हूं।
देखिए यहाँ O2 है, यहाँ CO2, ठीक, O2 है, CO2 है, और यहाँ पे एक और बना दे रहा हूं, जरा कम पड़ जा रहा है, नोट ध्यान से कीजिएगा। O2 है, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज है, एटमॉस्फेयर माने एटीएम, एटीएम एटमॉस्फेरिक, उसके बाद एल्वुलाई। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद से आपका होता है ब्लड। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, और यहां पे होता है डीऑक्सीजनेटेड। और एक यही मैं बना दे रहा हूं, मैं सोचा यही बना दूं, यही बना दे रहा हूं, टीसू। क्या क्या मैंने बोला, रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैस मैंने बताया आपसे कि रेस्पिरेटरी गैस आपके एनसीईआरटी में शायद यहां डीऑक्सीजनेटेड दिया है और यहां आपका ऑक्सीजनेटेड दिया है, यानी डीऑक्सीजनेटेड पॉले दिया एनसीईआरटी में। तो रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, O2। O2 के लिए एटमॉस्फेयर, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक वायुदाब। वायुदाब आपका कितना होता है, 159 होता है। कितना होता है O2 के लिए, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर 159, और आपका एल्वुलाई होता है कितना, 104। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको रेड से लिख रहा हूं, कलर चेंज करके लिखूंगा ना तो आपको बहुत जल्दी, आई होप कि आप समझ जाएंगे। देखिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना। एटमॉस्फेरिक O2 के लिए जो होता है 159 होता है, और 159 एल्वुलाई जो होता है वह 104 होता है। कितना होता है, 104 होता है। वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध ब्लड का, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है शुद्ध ब्लड। यानी अशुद्ध और शुद्ध ब्लड में जो O2 होता है क्या क्या होता है, कितना अशुद्ध होता है और कितना शुद्ध होता है। तो आपको मैंने बताया कि आप लोगों ने जानता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड है 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड 95 होता है। कितना होता है O2 में, एटमॉस्फेरिक 159 159, एल्वुलाई आपका 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 40 होते हैं, और ऑक्सीजनेटेड जो होता है ना 95 होते हैं, और जो टिश्यू होते हैं वो होता है, कितना होता है, 40 होते हैं। अब आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो एटमॉस्फेरिक होता है ना, एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है वह 0.3 होता है। यह आपका एल्वुलाई 40 होता है, और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 45 होता है, और ऑक्सीजनेटेड 40 होता है, और टिश्यू जो होता है वह 45 होता है। कितना, यानी CO2 जो होते हैं वह आपका कितना कितना होता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 में 0.3 होता है, और एल्वुलाई जो होता है वह 40 होता है। ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो 45 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 होते हैं, और टिश्यू जो होता है वो 45। टिश्यू का मतलब समझ रहे हैं, टिश्यू का मतलब उत्तक होता है, हिंदी वाले ध्यान देंगे, टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। क्या होता है, उत्तक होता है। एल्वुलाई आप समझ ही रहे होंगे, कुपिका, वायु कुपिका को एल्वुलाई बोलते हैं। तो आई होप, देखिए आपको याद करने का, क्या क्या याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। देखिए आपको बस एक सीक्वेंस याद करना है, जैसे CO2 है ना, CO2 में 0.3 तो आपको याद हो जाएगा एटमॉस्फेयर का, लेकिन वही 40, 45, 40 और 45 कैसे होगा,
तो आप याद कीजिएगा कि सबसे पहले सीक्वेंस में एटमॉस्फेयर आता है, एटमॉस्फेयर के बाद आपका एल्वुलाई आता है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, फिर ऑक्सीजनेटेड आते हैं, फिर टिश्यू उत्तक आता है। तो आप याद करिएगा कि एल्वुलाई में 40 होते हैं, एक याद कर लीजिए 40 एल्वुलाई। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले रेस्पिरेटरी, एनसीईआरटी के थ्रू मैं बता रहा हूं कि पहले रेस्पिरेटरी, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद एल्वुलाई, उसके बाद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड, फिर टिश्यू। यानी कहने का मतलब यहां अगर आपका सीक्वेंस याद होगा ना, तो CO2 का अगर आप याद कर लेंगे कि एटमॉस्फेयर तो आपको याद करना पड़ेगा 0.3, इसको याद कर लेंगे एल्वुलाई 40 होता है। अगर आपको सीक्वेंस पता है तो 40, 45, 40, 45 याद हो जाएगा। इसको आसान तरीका है याद करने का। और O2 है तो O2 में हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर तो आपका 159 याद करना पड़ेगा। एल्वुलाई आपको, एल्वुलाई 104 होता है, अभी याद करना पड़ेगा। और आपको दो चीज अगर आपको पता है कि अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 40 होता है तो टिश्यू भी 40 होता है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड 95, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको अगर एल्वुलाई याद है सीक्वेंस से, तो आप एल्वुलाई का पता है तो आप ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी बता देंगे, फिर ऑक्सीजनेटेड भी बता देंगे, फिर आपका टिश्यू की भी बता देंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए तब तक, फिर मैं आगे बताता हूं। चार्ट आपको जरूर याद होना पड़ेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्वुलाई ऑफ CO2। और ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मान लीजिए ए दे दिया जाएगा 40, बी दे दिया जाएगा 45, डी दे दिया जाएगा 95, और सी दे दिया जाएगा आपका आपसे इतना दे दिया जाएगा। और आपसे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्वुलाई ऑफ CO2। CO2 का एल्वुलाई कितना होता है, तो आप सीधे आपका चार्ट में दिमाग जाएगा कि CO2 में जो एटमॉस्फेयर होता है वो 0.3 होता है, और आपका जो एल्वुलाई होता है वो 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड 45 होता है, ऑक्सीजनेटेड 40 होता है, टिश्यू 45 होता है। तुरंत आपका एल्वुलाई पूछा है ना CO2 का, एल्वुलाई पूछा है CO2 का 40 होता है, तुरंत आप ऑप्शन टिक कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में और आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही आपका पूछ दिया जाएगा, विच आर द फॉलोइंग इज टिश्यू ऑफ O2। O2 का टिश्यू कितना होता है? 40 होता है। उसके लिए पूरा याद करना पड़ेगा, इसीलिए पूछ दिया जाएगा विच आर द फॉलोइंग इज ब्लड ऑक्सीजनेटेड ऑफ O2, तो 95 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ऑफ O2 तो 40 होता है। अब उसके बाद CO2 का ऑक्सीजनेटेड कितना होता है? 40। डीऑक्सीजनेटेड कितना होता है? 45 होता है। एक बात और है, आपको ऐसे याद कर लिए, ठीक है। अगर आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड O2 का पता है 40 होता है ना, तो CO2 में +5 जोड़ दीजिए, ठीक। और अगर आपको टिश्यू पता है O2 का 40 होता है, उसमें भी +5 कर दीजिए। यानी इसका पता है ना, इस दो को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां चेंजिंग है, इसको आप याद करिए, इसको आप ऐसे चर्ट से। आई होप कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करते चलूंगा। और फिर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो मैं फिर से उसे बताने का प्रयास करूंगा। फिर मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर रिक्वेस्ट यही है आप लोग से कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज, फिर से मैं आप लोग से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो
तो कृपया न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस संगम को लाइक, सब्सक्राइब। और आपको कैसे समझ में आएगा? आपको जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हर टॉपिक को क्लियर होगा। अगर आप भगा भगा देखेंगे, यह टॉपिक देखिए फिर भगा के मैं सोचा ये कर लूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट नहीं बता पाएंगे कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना आशीर्वाद प्यार जो भी होगा देंगे, तो आपका कमेंट जो होगा उसका सॉल्यूशन आपको क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे भाई कहीं भटकने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस संगम के पास। और आप सभी लोग का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बोर्ड में 90 प्लस, बोर्ड में आपसे मैं वादा यही करता हूं कि बोर्ड में चाहे वह यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वह आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वह, आपको फिजिक्स भी बताया जाएगा, चाहे वह नीट हो, चाहे वह नीट हो, क्या हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या नीट हो या यूपीएससी हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, तो आप उसमें इन दोनों की, यस तीनों की बात मैं कर रहा हूं कि उसमें 90 प्लस आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में पाएंगे। अगर हमारे नोट्स को, हमारी बातों को आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो आपका वास्तव में 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि जो मैं बता रहा हूं उस टॉपिक से अलग कोई आएगा ही नहीं। एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उससे आगे आपका नहीं आएगा और आपका 90 प्लस से ऊपर श्योर है कि आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को प्लीज शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंडों को बताइए कि भाई चलो अब वहां इजी वे में, सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आइए अगला टॉपिक उसी में है कि जो आपका CO2 होता है, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास यह कीजिएगा कि डिफ्यूजन मेंबर जो एल्विलाई होता है ना, डिफ्यूजन मेंबर, एक नोट कर लीजिए, डिफ्यूजन मेंबर, जो डिफ्यूजन मेंबर एल्विलाई का होता है ना, एल्विलाई का मतलब अब वायु कूपिका होता है, डिफ्यूजन का मतलब विसरण होता है, मेंबर का मतलब सदस्य होता है, पता ही है, वायु कूपिका, वायु कूपिका होता है एल्विलाई का। इसके 3 लेयर होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, 3 लेयर। क्या क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि डिफ्यूजन मेंबर एल्विलाई में कितने लेयर, 3 लेयर क्या क्या होते हैं। 3 लेयर जो आपका होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्या क्या एपिथेलियम होता है, वह होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसके बाद एंडोथेलियम होता है, उसके बाद एंडोथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, एंडोथेलियम होता है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद जो होता है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम
इंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, वह आपका पता ही होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, इंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वोलाई का आपका पार्ट होता है। मैंने आपको बता दिया है, तो आपको आगे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। फिगर में जो चार्ट आपको दिया गया है, फिगर के रूप में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए और उस बुक में आपको एक फिगर बनाया गया होगा इस टाइप का। फिगर आपका ऐसे होगा, ठीक, ऐसे होगा, और उसके बाद आपका दिल के धड़कनों के जैसे ऐसे हुआ होगा। थोड़ा फिगर मुझे नहीं आता है बनाना, बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप रफ समझ जाएंगे, ठीक। ठीक, ऐसे हुआ। यहां जो आपका ऊपर का पार्ट है ना, यहां आपको बना दिया गया है, मान लीजिए, ठीक, हृदय जो बना दिया गया, समझ जाइएगा। जो आपका इंस्पायर और एक्सपायर जानते हैं, एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड, ये सब क्या है? एयर है। एयर बाहर निकल रहा है और इस एयर में आपको क्या क्या मिलेंगे? आइए, एल्वोलाई एयर PO2 इतना होता है, CO2 MmHg में इतना होता है। ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो एल्वोलाई एयर होता है ना, एल्वोलाई एयर समझ रहे हैं? एल्वोलाई एयर क्या क्या? PO2 एल्वोलाई एयर 104 MmHg और PCO2 एल्वोलाई जो होता है 40 MmHg होता है। इसमें एल्वोलाई एयर भरे रहते हैं। इंस्पायर्ड अंदर आता है, एक्सपायर्ड एयर बाहर निकलता है। फिर से यहां पे आएंगे तो CO2 और O2 गैस होंगे। क्या होंगे? CO2 और O2 गैस। यानी इंस्पायर्ड का मतलब आप समझ ही रहेंगे, कल मैंने बताया था अंतः और निश्वसन। यानी जो अंत है यानी अंदर आना, नी माने यानी बाह्य माने बाहर निकलना। तो एल्वोलाई इसमें क्या क्या होता है इंक्लूड? एल्वोलाई पार्शियल प्रेशर O2 का 104 mmHg यानी मिलीमीटर Hg में, और PCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। और आपको इतना ही पता होगा कि यहां से जो जा रहा है ना, यहां मैं ऐसे करके बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसे बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और इसे जो बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, पल्मोनरी वेन बोलेंगे। उसके बाद जो आपका आएगा, इधर क्या होगा? इधर आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, सब बात बताने की कोई गरज नहीं है, आवश्यकता, लेकिन मैं आपको इस पे बता रहा हूं इसलिए कि आपको बताने से आई होप कि आपका समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक वेन, और यहां पे हो जाएगा सिस्टमैटिक आर्टरी। यानी यहां सिस्टमैटिक वेन, सिस्टमैटिक आर्टरी, यानी आपका इधर पल्मोनरी आर्टरी और इधर पल्मोनरी वेन। यानी आपका राइट साइड में पल्मोनरी वेन होता है, और वेन अगर पल्मोनरी है तो सिस्टमैटिक आपका क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट आर्टरी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में पल्मोनरी आर्टरी है तो उसका सिस्टमैटिक जो होगा वह वेन हो जाएगा। याद करने का यही है तरीका। अब आपको मैं यहां पे एक और चीज बताने वाला हूं, जरा मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या होता है ना, वह डीऑक्सी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी सिस्टमैटिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है और इसमें सिस्टमैटिक आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि पार्शियल प्रेशर O2 का, जो पार्शियल प्रेशर यानी PO2 नहीं है भाई साहब, पार्शियल प्रेशर O2 में कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था, तो 40 mmHg। अब पार्शियल प्रेशर CO2 में कितना होता था, उसमें आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो होता था, इसमें +5 जोड़ देंगे 45 mmHg। अब यहाँ पता है कि पार्शियल प्रेशर O2 में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर CO2 को जो होता है वह आपका कितना होता है, तो आपको पता ही है कि वह आपका 40 mmHg होता है। ध्यान से मेरी चार्ट को फॉलो कीजिएगा, मेरी बातों को। जो यहाँ इंस्पायर्ड है ना, इंस्पायर्ड अंदर आता है एक्सपायर्ड। एल्वुलाई एयर होते हैं, एल्वुलाई एयर जो होते हैं, एल्वुलाई माने वायुकुपिका, वायुकुपिका जो दाब होते एयर माने वायुकुपिका। ऑक्सीजन में 104 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर CO2 में 40 mmHg होता है। और जो आपका लेफ्ट साइड है आपका पल्मोनरी आर्टरी पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन पाया जाता है। अगर राइट साइड पूछे तो पल्मोनरी वेन, और सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक आर्टरी होती है राइट साइड में, और सिस्टमैटिक आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी होती है और सिस्टमैटिक वेन होता है, जिसमें सिस्टमैटिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और उसमें क्या क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर O2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 होता है mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है। फिर से आपकी बात करें कि सिस्टमैटिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर O2 है वह कितना होता है 95 होता है, और पार्शियल प्रेशर CO2 जो होता है वो 40 mmHg होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए इतनी बातों को। फिगर दिया गया है लेकिन मैंने आपको चार्ट के थ्रू बता दिया तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहां एक बात और छूट गई थी, हल्का सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ CO2, यहाँ O2, तो यह अंदर जाएगा और यह बाहर निकलेगा। मान लीजिए यहाँ CO2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर निकल रहा था ना, यहाँ CO2 बाहर से अंदर जाएगा और यहाँ O2 अंदर से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। थोड़ी गंदी पुअर फिगर है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। इशारा बहुत होता है, आप लोग बहुत होशियार है, समझ जाएंगे। आई होप कि इधर वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है अगला टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अगला टॉपिक क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज? ट्रांसपोर्ट का मतलब नाम सुने हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज का मतलब होता है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। क्या है अगला टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज
क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी गैसों का परिवहन। लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हिंदियां नहीं बता रहे। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज यानी गैसों का परिवहन। क्या होता है गैसों का परिवहन? आपको मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेज बताया। एक्सचेंज ऑफ गैस में आपको मैंने बताया था कि जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वह ब्लड और टिश्यू दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी माध्यम की बात करूं तो एक्सचेंज ऑफ गैस में माध्यम O2 और CO2 के लिए ब्लड और टिश्यू यानी रक्त और उत्तक दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के लिए जो आपका O2 और CO2 है ना, उसके परिवहन का माध्यम जो होता है ओनली ब्लड होता है। क्या होता है? ओनली ब्लड होता है। यानी इसके लिए जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में O2 एंड CO2 के लिए जो आपका माध्यम होता है, माध्यम का मतलब समझते हैं संचारण, किसके थ्रू आपका हो रहा है? तो मीडियम। मीडियम यानी आपका जो माध्यम है, यानी माध्यम का मतलब मीडियम। मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। माध्यम क्या होता है? ओनली ब्लड होता है। ओनली ब्लड होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में O2 और CO2 का जो मीडियम है, माध्यम है, वह ओनली ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है। और लगभग यानी प्रतिशत यानी मैक्सिमम O2 का 97% परिवहन सॉरी 97% जो होता है, परसेंटेज जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है ना, 90 यानी O2 मैं बता रहा हूं, O2 ऑक्सीजन का 97% जो ट्रांसपोर्ट परिवहन होता है ना, वह रक्त में लाल रक्त कणिकाएं द्वारा होता है। वह रक्त में लाल कणिकाओं द्वारा होता है। वह ब्लड में आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी का मतलब रक्त, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं के द्वारा O2 का लगभग 97% ट्रांसपोर्ट परिवहन ब्लड में आरबीसी के थ्रू होता है। तथा 3% जो होता है ना ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। घुलना का मतलब क्या होता है? मिल जाता है। और मिलने का मतलब यानी डिसॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्या घुलने का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व, डिजॉल्व हो जाता है। कितना? 3%। कितना होता है डिजॉल्व? 3% आपका डिजॉल्व हो जाता है। अगला जो बात आती है वह क्या होती है? आई होप कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। आइए, इतना नोट कर लिए हैं तो फिर मैं यहां आता हूं। फिर अब बात तो O2 की हो गई कि 97% जो ट्रांसपोर्ट परिवहन हो रहा है ब्लड में, वह आपका आरबीसी के थ्रू हो रहा है। और 3% प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा में ही घुल जा रहा है। 3% जो है वह प्लाज्मा में ही आपका घुल जा रहा है। तो बात आती है कि भाई साहब CO2 में क्या होता है? तो CO2, बात कीजिए CO2 का। CO2 में ट्रांसपोर्ट, CO2 में ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, वह 20 से 25% ब्लड, 20 से 25% ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वह आरबीसी के द्वारा होता है।
लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। CO2 में कितना होता है? 20 से 25%। O2 में कितना होता है? 97%। तो 20 से 25% आपका इसमें हो गया। और आपकी बात मैं बता रहा हूं, है ना। CO2 में तो ट्रांसपोर्ट आपका 20 से 25% आपका ब्लड में आरबीसी के थ्रू हो रहा है। 70% बाइकार्बोनेट, 70% जो हो रहा है, 70% जो हो रहा है ना, वो बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जानते हैं कैसे बोलते हैं? 70% बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट है SCO3, SCO3 बाइकार्बोनेट। और शेष 7% जो होता है ना, वह प्लाज्मा में घुल जाता है। यानी मैंने बताया आपसे क्या क्या, पहला दूसरा, यानी O2 का जो 97% ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन जो होता है ब्लड में आरबीसी के थ्रू होता है। 3% जो होता है वो प्लाज्मा में घुल जाता है। और CO2 में जो ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा हो रहा है वह आपका 20 से 25% हो रहा है, बाइकार्बोनेट के थ्रू हो रहा है वह 70% हो रहा है। और 7% जो है वह प्लाज्मा में घुल जाता है ना, प्लाज्मा के थ्रू होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ जाएगा। इतना इजी वे में कोई आपको नहीं समझ आएगा। आप ऐसे पॉइंट में नोट करते जाइए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे मान लीजिए 1 2 लिख दिया, फिर इसको 1 कर दीजिए, फिर इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। एनसीईआरटी में आपको पैराग्राफ के रूप में मिलेगा तो उसमें ठीक है, लेकिन आपको अगर पॉइंट में लिख लेंगे ना तो आपकी नजर वहीं जाएगी। फिर नोट कीजिए इतने पॉइंट को, तब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। वह है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बता दिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 का कितना परसेंट आरबीसी के थ्रू हो रहा है और कितना परसेंट प्लाज्मा में इंक्लूड हो रहा है। और CO2 में कितना परसेंट आरबीसी के थ्रू हो रहा है, कितना परसेंट बाइकार्बोनेट के थ्रू हो रहा है और कितना परसेंट आपका प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। इतना तो मैंने बता दिया। अब अगला अगला टॉपिक आपको जो स्टार्ट होगा वह होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? यानी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ, हिंदी भी लिखना पड़ेगा। हिंदी आइए आपको मैं लिख दे रहा हूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन? उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद डिसऑर्डर आ जाएगा, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए मैं आपको यही बताते चल रहा हूं, आज इस चैप्टर को एंड कर देना है। आइए एंड कैसे किया जाता है और अच्छे वे में अच्छे तरीकों से आपको इस चैप्टर को आज मैं एंड करने वाला हूं। आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में आपको कुछ थियरी, कुछ उसके स्टोरी सुनाता हूं। हीमोग्लोबिन का नाम सुने होंगे, जिसके थ्रू जो आपका ब्लड होता है ना वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन यह आपका क्या है? रेड है ना, यह मार्कर आपका रेड है ना, इसका कैप रेड है। यह मान लीजिए आपका ये ब्लड है, तो किसके थ्रू रेड हुआ है? यह आपका किसके थ्रू हुआ होगा? तो यह आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा रेड हुआ होगा। आइए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप लोग का दिमाग इसी पे जाएगा। फिर मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, फिर उसके पॉइंट, स्टोरी में ही पॉइंट मैं बताता चलूंगा, स्टोरी में ही पॉइंट आपको बताता चलूंगा और आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। आइए मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ज्यादा नीचे हो गया है, इसको ऊपर लिखता हूं। अगर आपको लाइव हमसे जुड़ना हो तो अपने मोबाइल फोन में
टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और मैं आपको आईडी भेजूंगा, जिससे आईडी को आप इंक्लूड करके आप एनरोल हो जाएंगे हमारे साथ। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन? आइए हम आपको बता रहे थे कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड होता है वह रेड होता है, जो आपका रक्त होता है ना, हीमोग्लोबिन के थ्रू ही रेड होता है। अब आगे बात आती है आपका कि एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिजर्वोयर ढंग से बंध कर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन करता है, और हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणुओं के वहन कर सकता है। यानी हीमोग्लोबिन के साथ, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, उसको ऑक्सीजन के जो 4 परमाणु है, 4 एटम है, वह उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। किसके? हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 एटम्स उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आपको मैं रिएक्शन के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूं कि कितना मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन, मान के चलिए मैं आपको लिखवाते चल रहा हूं साथ साथ। एचबी का मतलब समझ रहे हैं? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मोल ऑफ O2, यानी एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मोल के अणु, 4 मोल के ऑक्सीजन को वह अपने साथ इंक्लूड रिजॉल्व कर सकता है। कौन? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन कितने अणु को बंधक बना सकता है, अपने अंदर आपस में जोड़ सकता है? तो वह 4 मोल ऑफ O2, यानी 4 मोल, 4 अणु के ऑक्सीजन को वह आपस में जोड़ सकता है। हीमोग्लोबिन बंधक बना सकता है, वहन कर सकता है। अब आपको इतना पता होगा कि जो आपका एक कर्व बना होगा, ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिगर में मान लीजिए फिगर है, ठीक। फिगर में आपको क्या दे रहा है, यहां मेरी बात को सुनिएगा। यहां जो आपको फिगर है, फिगर मेरी क्या कह रहा है? 0। यहां फिगर में हमको 0 दिया है, उसके बाद हमको 20 दे रखा है, यहां 40 दे रखा है, यहां 60 और यहां 80 दे रखा है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। और यहां 100 दे रखा है। यहाँ फिर आपका 0 से ही स्टार्ट होगा, 20 ऊपर होगा, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 100। क्या दिया है? इतना दे रखा है आपको। अब आपको कर्व बनाया है, कर्व बनाया है, ऐसे बनाया है। यह आपका जो कर्व है ना, मैक्सिमम 95 के आसपास ही बेंड हो जा रहा है, 95 के आसपास ही बेंड हो जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसको मतलब समझना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन, और परसेंटेज इसे बोलते हैं हम
इसे बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन, और इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहां आप देख रहे हैं कि 95 के आसपास ही बेंड हो जा रहा है, 100 पे पूरे 100% पे जाके बेंड नहीं हो रहा है, या 95 के आसपास जाके बेंड हो जा रहा है। और इसे हम जानते हैं, आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, किसका है, क्या बताया जा रहा है फिगर में, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कर्व, डिसोसिएशन ऑफ कर्व, किसका कर्व है, डिसोसिएशन ऑफ कर्व, ऑक्सीजन का। और ये कैसे बनाता है, कैसा आपका कर्व है यार, इस कर्व को क्या बोलते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जो कर्व होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए, इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं इस कर्व को, इस जो बेंड हुआ है उसे हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। यानी सिग्मोइड कर्व का मतलब क्या होता है, बात समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी। सिग्माभ वक्र होता है, वक्र, सिग्माभ वक्र बोलते हैं हिंदी में से, सिग्माभ वक्र बोलते हैं कर्व को, वक्र, सिग्माभ वक्र होता है जो आपका 95% पे ही जाके बैंड हो जा रहा है, कितने पे, 95% पे, कितने पे हो जा रहा है, 95% पे जाके बैंड हो जा रहा है, 100% पूरा नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि 100, ध्यान से मेरे टॉपिक को, बात को लिखिएगा, इतना कर बनाइए, मैं यहां टॉपिक कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, वो मेरे साथ नोट कीजिएगा। 100 हीमोग्लोबिन, जो 100 हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन तो मैंने बताया था कि एक हीमोग्लोबिन में O2 के कितने मोल हो सकते हैं, 4 मोल हो सकते हैं। तो 100 ml ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में कितने आपके हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो 12 से 16 ग्राम आपके हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपके हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ट्रांसपोर्ट होता है O2 का, तो 1 ग्राम, अगला पॉइंट लिखते जाएगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट जो होता है 1.3 ml ऑफ O2 का क्या हो रहा है, तो वह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है 1.3 ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट, और 100 हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक बात और इसमें आती है कि जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, एल्वुलाई की बात की जाए, एल्वुलाई जो होती है, एल्वुलाई में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, आइए हम बात आपको बताते हैं। एल्वुलाई जो होता है वह, उसमें क्या पार्शियल प्रेशर CO2 हाई होता है कि पार्शियल प्रेशर O2 हाई होता है, आइए हम आपको बताते हैं। एल्वुलाई, इतना आप नोट करते चलिए पॉइंट मेरे साथ। एल्वुलाई, वायुकुपिका, एल्वुलाई, एल्वुलाई जो वायुकुपिका है उसमें पार्शियल प्रेशर O2, उसमें पार्शियल प्रेशर O2 हाई होता है और पार्शियल प्रेशर CO2 लो होते हैं। पार्शियल प्रेशर O2 हाई होता है एल्वुलाई में और पार्शियल प्रेशर CO2 लो होता है एल्वुलाई में। अगर पार्शियल प्रेशर O2 लो हो रहा है और
तो हम कह सकते हैं कि लेसर आपका H कंसंट्रेशन यानी H प्लस आयन भी आपका क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर आपका बात की जाए, टेम्परेचर की बात की जाए वो भी लो होगा। यानी 1 2 3 4 पॉइंट। एल्वुलाई की मैं बात कर रहा हूं, एल्वुलाई यानी इसकी मैं इसको यहां ना लिखो, आपको ये नोट कर लिए होंगे। आइए मैं यहां पे आपको बताता हूं, मेरे पॉइंट मेरे साथ नोट करते चाहिए और मैं आपको बता रहा हूं। एक कर्व आपको याद होना चाहिए, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं इसे। और कितने परसेंट पे जाके बेंड हो रहा है क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 95% पे। आइए मैं इसको इधर बताता हूं, यही डिफरेंट कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए इतना। हम इस पार्ट को यहीं पे हम आपको डिफरेंट करके बताते हैं, एक में जो कॉलम देके। एल्वुलाई, आइए अच्छे से समझा रहा हूं मैं को, एक भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। एल्वुलाई है और यहां टिश्यू, टिश्यू का मतलब उत्तक, एल्वुलाई का मतलब वायुकोशिका। ध्यान से सुनिएगा, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर O2 हाई, पार्शियल प्रेशर O2 लो, पार्शियल प्रेशर CO2 लो, पार्शियल प्रेशर CO2 हाई। H प्लस कंसंट्रेशन लो, H प्लस कंसंट्रेशन हाई। टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई। देखिए डिफरेंट करके आपको मैंने बताया हूं कि जो एल्वुलाई होता है ना, वह एल्वुलाई जो आपका होता है, एल्वुलाई में जो आपका पार्शियल प्रेशर O2 होता है हाई होता है, और पार्शियल प्रेशर CO2 आपका लो होता है। और उसमें जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है वह लो होता है, टेम्परेचर भी लो होता है। लेकिन टिश्यू में आपकी मैं बात कर रहा हूं, तो टिश्यू में आपका पार्शियल प्रेशर O2 लो होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 हाई होता है, H प्लस कंसंट्रेशन हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला इसी में टॉपिक आता है, नोट करते जाइएगा, एनसीईआरटी में पैराग्राफ में है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट करके एक पास कर दिया कि आप एक को याद करेंगे तो दूसरा आपके आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करता हूं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना O2 आपका डिलीवर होता है, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए वह आपको मैं यही नोट करके बता रहा हूं। ध्यान से मेरी पॉइंट को नोट कीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड के लिए मैं बता रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो 100 ml नोट करते जाएगा मेरे पॉइंट को, 100 ml में 100 ml में जो ऑक्सीजनेटेड होता है ना ब्लड, वह डिलीवर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई साहब, ब्लड O2 के लिए तो होता है, O2 के लिए होता है। 100 ml में 5 ml कितना डिलीवर होता है, तो 5 ml, 5 ml ऑफ O2 डिलीवर हो रहा है, डिलीवर हो रहा है किसमें में 100 ml में 5 ml ऑफ O2 डिलीवर हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक, अब यहीं पे मैं दूसरा भी पॉइंट लिख दे रहा हूं CO2 के लिए, फिर मैं वहां भी बताऊंगा। इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर 100 ml है, 100 ml है, उसमें कितना डिलीवर होगा, तो 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कितना डिलीवर होता है, 4 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होता है इसमें।
ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में। हीमोग्लोबिन, कार्बन हीमोग्लोबिन जो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन जो होता है 20 से 25% होता है। कितना कार्बन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो 20 से 25%। आपका ये हो गया। फिर आपका अगला पॉइंट ऑफ अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लिखने की बात नहीं, इसमें आप नोट कीजिए कार्बन हीमोग्लोबिन जो कार्बे मिनो हीमोग्लोबिन है वह कितना परसेंट पाया जाता है, तो कार्बे हीमोग्लोबिन, कार्बे जो कार्बे हीमोग्लोबिन है वह आपका कार्बे मिनो हीमोग्लोबिन जो कार्बे मिनो हीमोग्लोबिन जो है, ध्यान से देखिएगा, कार्बे मिनो क्या बोलते हैं, कार्बे मिनो हीमोग्लोबिन जो है उसमें 20 से 25% पाया जाता है। कार्बन हीमोग्लोबिन CO2 में कितना पाया जाता है, तो 20 से 25% पाया जाता है। और CO2 PO2 मेजर फैक्टर होते हैं, अफेक्ट करते हैं। और मैंने आपका बता दिया कि इसमें टिश्यू होता है, टिश्यू में PO2 लो होते हैं, PCO2 हाई होते हैं, H+ कंसंट्रेशन हाई होते हैं, टेम्परेचर हाई होते हैं। ठीक, अब उसमें आता है कि अल्वेलाई में मैंने बता दिया कि लो होते हैं, सब आपको बता ही दिया। अब आपको मैंने बता दिया कि 100 ml ब्लड में अगर कैन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो 5 ml ऑफ O2 अंडरगोज हो रहा है। अब स्ट्रेसनस में पूछ दिया जाए, स्ट्रेसनस एक्सरसाइज की बात कर दी जाए, यहां पे स्ट्रेसनस स्ट्रेसनस एक्सरसाइज स्ट्रेसनस एक्सरसाइज, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेसनस एक्सरसाइज स्ट्रेसनस एक्सरसाइज में 100 ml जो होता है ना, वह 100 ml में 15 ml ऑफ O2 15 ml ऑफ O2 का डिलीवर करता है, किसमें, स्ट्रेसनस एक्सरसाइज हो रही होगी तब। मेरी पॉइंट को, मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं मिलेगा आपको कि अगर स्ट्रेसनस एक्सरसाइज हो रही है तो उसमें कितना ml O2 डिलीवर होता है 100 ml में, तो वह आपका 15 ml O2 डिलीवर होता है 100 ml में, स्ट्रेसनस एक्सरसाइज हो रहा हो तो। प्लाज्मा में मैंने बताया था CO2 का डिजॉल्व कितना होता है, 7%। उसके बाद मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट में 70% और आरबीसी में आपका 20 से 25%। और उसके बाद मैंने O2 का भी बताया था कि 97% आरबीसी में और 3% आपका प्लाज्मा में इंक्लूड हो जाता है। और एक आप लगे हाथ नोट कीजिए कि किसे हम शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट बोलेंगे, किसे हम शिफ्ट टूवर्ड राइट बोलेंगे, जरा इतना आप नोट कर लेंगे आई होप। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से चैप्टर को समाप्त किया जाए, फिर हम लोग डिसऑर्डर पे आ जाए, फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। और बार बार आपसे यही है कि एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए, मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, और उससे अतिरिक्त अदर बुक पब्लिकेशन, अदर नोट्स को फॉलो ना कीजिए। मेरी बातों को अगर मेरी कहीं समझ में ना आए किसी टॉपिक में तो भी बताइए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन समझाने के क्राइटेरिया अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से पूर्ण हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए आपको हम शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट बताते हैं और शिफ्ट टूवर्ड राइट बताते हैं। किसमें बाइंडिंग अफिनिटी होती है, किसमें बाइंडिंग अफिनिटी O2 होती है। हीमोग्लोबिन किसमें बढ़ता है, हीमोग्लोबिन किसमें क्लोज होता है। अगर टिश्यू है, लंग्स यानी एल्वुलाई है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। ये आपको मैं लिख के बता दे रहा हूं चार्ट पे। क्या बोला है, शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट टूवर्ड राइट। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट और राइट की बात करता हूं। इसे टिश्यू बोलते हैं और इसे लंग्स या एल्वुलाई भी बोल सकते हैं। जो मैंने वही बताया, सेम वही फॉलो है। इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें और इसमें हीमोग्लोबिन में क्या अंतर होता है भाई साहब, कि शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट यानी एल्वुलाई में जो आपको मैंने हीमोग्लोबिन बताया था ना, वह हीमोग्लोबिन इसमें इंक्रीज करते हैं और इसमें डिक्रीज करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर O2 हाई होता है और इसमें पार्शियल प्रेशर O2 लो होते हैं। इसमें पार्शियल प्रेशर CO2 हाई होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर CO2 लो होते हैं। H प्लस कंसेंट्रेशन लो होता है, टेम्परेचर लो होता है। और मैं इसमें बताया था कि H प्लस कंसेंट्रेशन हाई होते हैं, फिर टेम्परेचर हाई होते हैं, इंक्रीज करते हैं ना, हाई होते हैं। ठीक, अब डिसोसिएशन कर्व इसे ही बोलते हैं कि क्या डिसोसिएशन कर्व बोलता है, किसे हम हैमगर ऑफ फिनोमेना बोलते हैं। तो जो क्लोराइड शिफ्ट होता है ना, क्लोराइड शिफ्ट यही होता है और क्लोराइड शिफ्ट इसे ही हम बोलते हैं हैमगर फिनोमेना। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आप पढ़ लिए हैं। अब मैं सीधे आपको ले चलते आता हूं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपको बात हो गई है कि पॉन्स और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वह पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन को ही हम बोलते हैं क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन को ही बोलते हैं इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स को बोलते हैं, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन को ही बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी मॉडरेट होती है और रेगुलेटर होता है, इंक्रीज करता है। और रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन रेस्पिरेशन रिदम क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। रोल ऑक्सीजन का रेगुलेट में रेस्पिरेशन कराता है। अब आता है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं बात ध्यान से सुनेगा, डिसऑर्डर आ गया। अब जरा ध्यान से मेरी बात को डिसऑर्डर के रूप में आप समझते जाइएगा, करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही आई होप कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। डिसऑर्डर क्या है, आइए हम आपको बताते हैं डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर के बारे में आपको मैं बताना चल रहा हूं। डिसऑर्डर अस्थमा है ना, अस्थमा है ना डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर बीमारी क्या होती है, बीमारी में पहला है अस्थमा। क्या है पहला, अस्थमा क्या होता है, पहला बीमारी आपका आ जा रहा है अस्थमा। अस्थमा को क्या बोलते हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं कि डिसऑर्डर में क्या होता है अस्थमा और क्या 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 होता है। आइए मैं बताता हूं। अस्थमा को मतलब हम दमा, हिंदी में हम बोलते हैं दमा, कि दमाद नहीं, दमा क्या होता है, अस्थमा क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूं इसमें आपको कि जो ब्रांची एंड ब्रांचुअल्स होता है ना, ब्रांची एंड ब्रांचुअल्स का मतलब यानी जो आपका श्वास लेने में कठिनाई हो, यानी जो आपका श्वसनी और श्वसनाओं की शोध के कारण श्वास के समय घर घराहट,
घड़घड़ाहट का मतलब क्या होता है? घड़घड़ाहट समझ रहे हैं क्या होता है? घड़घड़ाहट को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, विजिंग, विजिंग हो रही हो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ब्रॉन्ची और ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चवाइल्स, श्वास लेने में कठिनाई हो रही हो, अगर श्वसनीय और श्वसनाओं की शोध के कारण सांस लेने में दिक्कतें आ रही हो, उसे हम अस्थमा बोलते हैं। अब अगला आता है ब्रॉन्चाइल्स, इम्फाइजमा। अगला जो आता है इम्फाइजमा, अगला जो आता है आपका इम्फाइजमा। इम्फाइजमा क्या होता है? इम्फाइजमा जो होता है उसे हम श्वसनी सोथ बोलते हैं, श्वसनी सोथ बोलते हैं। इसे हम इम्फाइजमा को बोलते हैं श्वसनी सोथ। श्वसनी सोथ क्या होता है? आइए मैं बताता हूं श्वसनी सोथ क्या होता है। श्वसनी सोथ के कारण विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होता है। जैसे सूजन का मतलब समझ रहे हैं, जलन यानी मान लीजिए किसी चीज से अगर आप तीता लग जाए, मिर्ची, तो पेट में जलन देने लगता है। अगर आप मिर्चा खा लें, मिर्ची पाउडर, तो आप पेट में आपका जलन देने लगता है, गरम, गर्माहट, यानी लगता है कि गरम, ठंड में भी गरम लग रहा हो, आग जैसा बिग रहा हो, यानी एल्वेलर वॉल आपका डैमेज कर रहा हो। रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीजेज, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, इसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, वह क्या होता है? डिक्रीज कर देता है। जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, डिक्रीज कर देता है। एल्वुलर वॉल जो होता है ना, वह डैमेज कर देता है। किसके कारण? इसी के कारण आपका जो एल्वुलर वॉल जो होता है डैमेज, यानी खराब हो जाता है। खराब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सूजन और जिसके कारण लगातार खांसी होती है। खांसी का मतलब आप समझ रहे हैं कि मेजर कॉजेज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, इसका जो मेजर कॉज है ना, किसके थ्रू होता है? वह आपका सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट अगर आप ले रहे हैं तो खांसी आएगी, उसे हम बोलते हैं श्वसनी शोथ, इम्फाइजमा। और इसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस हो जाता है वह डिक्रीज करता है, जिसके कारण एल्वेलरी वॉल होता है वह डैमेज कर जाता है। अब आता है अगला, वह आता है ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल क्या होता है? ऑक्यूपेशनल के बारे में आप पढ़े होंगे कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक 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 इसको हम बोलते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग क्या होता है? व्यावसायिक श्वसन रोग वही होता है कि कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई होती है या पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है। मान लीजिए कोई स्टोन हो, किसी भी बड़े बड़े उद्योग कंपनियों में जो पत्थर स्टोन होते हैं उसको घिसा जा रहा है, किसी चीज से घिसा जा रहा है या उसे तोड़ा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है, उसके वजह से जो होती है ना, वह उसके वजह से वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली इतनी पूरी तरह निष्प्रभाव नहीं कर पाती है। दीर्घकालीन प्रश्वसन जो प्रभाव श्वसन उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण आपका रेशमयता जो होती है, यानी आपको कहने का मतलब यही है ना, जिस उद्योग कंपनी में, जिस बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रियों में पत्थर जो स्टोन होते हैं उसे घिसा जाता है किसी चीज से या किसी चीज से मार के तोड़ा जाता है, तो आवाज होती है, जिसके कारण धूल भी, बहुत ज्यादा धूल निकलते हैं, जिसके कारण आपको श्वसन में, सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं, दिक्कत होती है। मुखावरा का प्रयोग करना चाहिए, गंभीर नुकसान होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों को मुखावरा का मतलब समझ रहे हैं? फेस कवर, किसी फेस पे कोई ऐसा प्लास्टिक फेस कवर को यूज करके वो काम करना चाहिए, पत्थर को घिसना चाहिए, स्टोन को घिसना है, तोड़ना चाहिए, जिसके कारण श्वसन, सांस लेने में दिक्कत ना हो।
बस इतना ही आपका डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दिया गया, इतना आप नोट कीजिए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है लास्ट में भी कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल पे नए हो तो न्यू स्मार्ट केपीएस सिंघम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आपसे अभी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें, भगा के मत देखें। और अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप अपने फ्रेंडों के पास इस चैनल को न्यू स्मार्ट क्लासेज केपीएस सिंघम को शेयर करें। अब आज के दिन आप बस बहुत देर से, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार था, वह आपका इंतजार मैं समझ रहा हूं। यही बोलने वाले, आप बोलवाने वाले थे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बस आज के दिन इतना ही।